बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज हम लोग इकोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले ही बता चुका हूं और इसका सेकंड लेक्चर लेकर आए। इसमें हम लोग बताएंगे ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, पॉपुलेशन और लैंडस्केप। सबसे पहले एक पॉइंट है, आपको बताएं हम लोग इकोसिस्टम बताए हैं, कम्युनिटी बताएं, पॉपुलेशन बताए हैं, ऑर्गेनिज्म बताएं, सब में डिफरेंस भी पता होगा आपको। लेकिन वहां पर एक और यहाँ एक चीज है जिसको हम लोग उस लेक्चर में नहीं समझ पा रहे थे, बल्कि वहां हम आपको बता ही नहीं थे। वहां अगर बताते तो फिर डिस्टर्बेंस हो जाता, ये अलग से बताना पड़ता है। इसका नाम है लैंडस्केप। अब देखिए ये लैंडस्केप क्या है। मानिए ये हमारा एक इकोसिस्टम है, ये एक इकोसिस्टम है, ये एक इकोसिस्टम, ये सब अलग अलग इकोसिस्टम है। यानी यहाँ पर बायोटिक एबायोटिक का अच्छे से इंटरेक्शन है, रिलेशन है, ये लोग चल रहा है। अलग अलग इकोसिस्टम है और ये अलग अलग इकोसिस्टम के बीच में ये बाउंड्री है। बाउंड्री होना जरूरी है, नहीं तो ये और इस इकोसिस्टम के बीच में अगर हम बाउंड्री हटा देंगे ये सेम इकोसिस्टम हो जाएगा। यानी एक इकोसिस्टम दूसरा इकोसिस्टम से, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा से एक ऐसा इमेजिनरी बाउंड्री लाइन के थ्रू ये इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप। तो इसको बोला जाता है बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट इकोसिस्टम नॉन एज लैंडस्केप। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद आता है बायोम, यानी लार्ज इकोसिस्टम को बोल रहे थे बायोम, और फिर बायोम से बड़ा है बायोस्फीयर। हमारा अर्थ एक बायोस्फीयर है। अब बात यह है कि अगर यहां जो ऑर्गेनिज्म रहेगा, यानी लैंडस्केप में अगर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, यानी मैं अगर आपको बोलूं एक इकोसिस्टम है पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम है, उसी के ऊपर जस्ट ग्रासलैंड है, वो इकोसिस्टम है। उसके बीच में जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है ना पूरी तरह पॉन्ड में है ना पूरा तरह ग्रासलैंड में है, उस इकोसिस्टम का या फिर उस जगह का नाम है लैंडस्केप। जो पूरी में से पूरा दोनों में से किसी एक इकोसिस्टम का वो हिस्सा नहीं है, यानी दोनों का एनवायरनमेंट, दोनों का माहौल, दोनों का क्लाइमेट उसमें शामिल है। अब देखिए इकोसिस्टम के बाद हम लोग लैंडस्केप को लिखेंगे। यानी हम लोग ये पढ़े थे इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। अगर लैंडस्केप का भी आपको जगह पूछे, प्लेसमेंट पूछे कि लैंडस्केप को कहां बैठाना है, तो आपको याद रखना है हम लैंडस्केप को इकोसिस्टम के बाद रखेंगे या फिर बायोम के बाद रख सकते हैं। सवाल आता है लैंडस्केप को इकोसिस्टम से पहले रखना है या बाद में, आपको आंसर देना है बाद में। लेकिन बायोम के रिस्पेक्ट में अगर सवाल पूछा जाए तो बायोम से पहले भी लैंडस्केप को रख सकते हैं और बायोम के बाद भी। ये सवाल ध्यान रखना है, इकोसिस्टम के बाद, लेकिन बायोम के पहले भी और बायोम के बाद भी। अब देखिए जो बायोम होता है यही बायोम आगे जाके बायोस्फीयर बनाता है। इकोसिस्टम इज ए यूनिट ऑफ लैंडस्केप। देखो अगर देखा जाए आपको, ये इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम, अगर मैं सारा इकोसिस्टम हटा दूं, मैं सारा इकोसिस्टम अगर हटा दूं तो यहां पर सिर्फ बच जाएगा आपका लैंडस्केप। क्या बच रहा है यहां पर? सिर्फ लैंडस्केप। अब देखिए ये जो लैंडस्केप है, ये जो लैंडस्केप है, इस लैंडस्केप के बीच में 1 2 3 4 5 6 यूनिट है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। तो क्या मैं कह दूं जो लैंडस्केप है, लैंडस्केप का यूनिट को इकोसिस्टम कहा जाता है। यानी ये लैंडस्केप, ये इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम, ये सारा इकोसिस्टम के बीच में ये जो बाउंड्री घेर रहा था, वो बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप। और लैंडस्केप का ही यूनिट सबको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। E3, E4, E5 और E6। इकोसिस्टम इज ए यूनिट ऑफ लैंडस्केप। फिर है ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका 2 ब्रांच होता है मेनली देखा जाए तो। एक का नाम है ऑट इकोलॉजी, एक का नाम है सिन इकोलॉजी। देखिए ऑट इकोलॉजी क्या है, सिन इकोलॉजी क्या है और इसका क्या क्या डिफरेंस है हम लोग देखते हैं। यहां पर लिखा है सिंगल स्पीसीज का अगर इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है उसका स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं ऑट इकोलॉजी। यानी ऑट इकोलॉजी का सिंपल सीधा मीनिंग ये है, जब हम एक ही स्पीसीज का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन का अगर स्टडी करते हैं। यानी मैं अगर एग्जांपल के तौर पे बोलूं इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ह्यूमन बीइंग, मैं यह बात कर रहा हूं ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हमें देखना है सिर्फ ह्यूमन पर। ह्यूमन एक सिंगल स्पीसीज है, सब ह्यूमन एक ही स्पीसीज में आता है। अब देखिए ये जो ह्यूमन बीइंग का हम ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट देख रहे हैं ह्यूमन बीइंग में, यानी ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हम देख रहे हैं किसमें? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग में। ऐसा स्टडी को हम लोग बोलेंगे ऑट इकोलॉजी। यानी सिंगल स्पीसीज का इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन है उसी रिलेशन का स्टडी को बोलेंगे हम लोग ऑट इकोलॉजी। इसी का नाम है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी या फिर इसी का नाम है इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज। ध्यान रहे
एक और टर्म है सिनिकोलॉजी, यानी ब्रांचेस में एक और इकोलॉजी, एक सिनिकोलॉजी। सिनिकोलॉजी में आता है ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अगर हम अलग अलग स्पीसीज का एनवायरमेंट का साथ जो रिलेशन है एक साथ पढ़ना शुरू कर दे, इसको हम लोग बोलेंगे सिनिकोलॉजी। यहां मैं बात करूं इंटरेक्शंस का, ये पूरा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, एक स्पीसीज नहीं है, बहुत सारा स्पीसीज है। मैं अगर बात करूं इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी दुनिया में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें हजारों स्पीसीज आते हैं, वो सारा स्पीसीज का हम इंटरेक्शन देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से। सिर्फ ह्यूमन का देखें और उसका स्टडी करें और इकोलॉजी। सिनिकोलॉजी में हम सारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग का, इस स्टडी को हम लोग बोलेंगे सिनिकोलॉजी। यानी इंटरेक्शन स्टडी सिनिकोलॉजी, इसका दूसरा नाम है कम्युनिटी इकोलॉजी। क्या है? दो नाम है, सिनिकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आ गया, प्लांट स्पीसीज भी आ गया, एनिमल स्पीसीज भी आ गया, माइक्रोब्स भी आ गया, ढेर सारा स्पीसीज का हम इंटरेक्शन देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट के साथ। और इन्वायरमेंट भी हम लोग देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव इंसानों पर, यह और इकोलॉजी है, सिर्फ इंसान का बात हो रहा है। और अगर मैं बोलूं ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट सब स्पीसीज पर, बहुत सारे स्पीसीज पर, वो आपका एक से ज्यादा स्पीसीज का बात कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे सिनिकोलॉजी। अब देखिए यहां पर एक और शब्द है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से आप लोग वाकिफ है, ये बात हम बताए हैं आपको, एक ही स्पीसीज का अगर ढेर सारा मेंबर एक साथ रहे उसको हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन। अब देखिए ये एक पॉपुलेशन है, ये एक पॉपुलेशन है। ये पॉपुलेशन है लोकल पीपल ऑफ राजमहल, यानी राजमहल के जो लोकल पीपल है वो ये है, बहुत सारा पीपल है लेकिन सब इंसान है। मैं सेम ए दिखा रहा हूं, ये सब राजमहल के इंसान है। और ये लोग जो है ये मुंबई में रहते हैं, ये मुंबई के निवासी है और ये राजमहल के लोकल पीपल है। अगर ये दोनों पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन, दो पॉपुलेशन, ये लोग अगर आपस में ट्रेवल कर पा रहे, माइग्रेट कर पा रहे, यानी मुंबई का पीपल राजमहल और राजमहल का पीपल मुंबई आना जाना कर पा रहा है, हम इस पॉपुलेशन को बोलेंगे मेटा पॉपुलेशन। यानी मेटा पॉपुलेशन का मतलब है जब सेम प्रकार का पॉपुलेशन आपस में आना जाना कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे मेटा पॉपुलेशन। लेकिन अगर आना जाना नहीं हो पा रहा है फिर हम वो मेटा पॉपुलेशन उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। सेम स्पीसीज सिस्टर पॉपुलेशन, जैसे एग्जांपल यहां का इंसान, चाइना का इंसान, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, वो भी इंसान हमारा स्पीसीज है, हम लोग भी इंसान का स्पीसीज है, हम लोग सिस्टर पॉपुलेशन है। लेकिन मैं अगर बोलूं चाइना का शेर और यहां का इंसान, ये सेम स्पीसीज नहीं है, स्पीसीज अलग अलग है, ये इंसान है वो लॉयन है, ये सिस्टर पॉपुलेशन नहीं है। सिस्टर पॉपुलेशन होने के लिए सिंपल बात, दोनों पॉपुलेशन सेम स्पीसीज का होना चाहिए। यानी यहां का लॉयन, अफ्रीका का लॉयन ही है, सिस्टर पॉपुलेशन है। क्या है? सिस्टर पॉपुलेशन। लेकिन अगर लॉयन का आना जाना भी हो रहा है उसी पॉपुलेशन का एक और नाम आएगा मेटा पॉपुलेशन। यानी सिस्टर पॉपुलेशन में अगर ट्रेवलिंग हो पा रहा है उसका नाम हम लोग मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन के लिए एक दूसरे के पास आना जाना जरूरी है, ठीक है? अगर नहीं आ रहा है तो सिर्फ सिस्टर पॉपुलेशन तक सीमित रहेगा। अब देखिए जो राजमहल है उसका एरिया अलग है, यहाँ का एरिया भी अलग है, यहाँ क्लाइमेट अलग है, यहाँ का क्लाइमेट भी अलग है, फिर भी अगर आना जाना हो रहा है, मेटा पॉपुलेशन नहीं हो रहा है तो सिंपल ये सिस्टर पॉपुलेशन है। अरे नेपाल में जो लोग रहते हैं, यहाँ जो लोग रहते हैं, सिंपल आना जाना हो रहा है तो ये ट्रेवलिंग हो रहा है, मेटा पॉपुलेशन भी है और एक ही स्पीसीज का है तो वो सिस्टर पॉपुलेशन भी है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए, ये आपका सेकंड लेक्चर रहा। इसके बाद फिर मैं आपको इसी लेक्चर में और कुछ चीजें बताऊंगा, आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, नोट डाउन करने के लिए बाद अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है और यहाँ पर है एंडेमिक स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज, और एक चीज और है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, वो इसमें अभी नहीं आया है। एंडेमिक स्पीसीज और कीस्टोन स्पीसीज, ये दोनों स्पीसीज को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एंडेमिक स्पीसीज क्या है, यहां लिखा हुआ है फाउंड ओनली इन ए पार्टिकुलर एरिया, लेस इन नंबर इन द वर्ल्ड, चांस ऑफ एक्सटिंक्शन ज्यादा, रीजन ऑफ फॉर्मेशन कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। मुझे पता है आप लोग समझ नहीं पाए, कोई बात नहीं, एक एक पॉइंट को फिर दोबारा देखते हैं। यहां पर पहला है फाउंड ओनली इन ए पार्टिकुलर एरिया। एंडेमिक स्पीसीज वो प्रजाति जो कहीं एक ही पार्टिकुलर एरिया में मिलेगा वर्ल्ड में, यानी हर जगह वो नहीं मिलेगा, किसी एक इलाका में, किसी एक एरिया में ज्यादा से ज्यादा मिलेगा और बाकी वर्ल्ड में लगभग ना के बराबर मिलेगा। एंडेमिक स्पीसीज का पहला कैरेक्टर,
हर जगह नहीं मिलेगा, एक दो पार्टिकुलर जगह में ही मिलेगा। दूसरा, लेस इन नंबर इन द वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो ये कम होगा, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में और सब ऑर्गेनिज्म से और सब चीज से और सब जानवर से प्लांट्स से उसका संख्या कम होगा। पहला, हर जगह नहीं मिलेगा, पार्टिकुलर इलाका में ही मिलेगा। दूसरा, और ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो नंबर कम होगा। तीसरा पॉइंट, चांस ऑफ एक्सटिंक्शन ज्यादा, यानी इसका खत्म होने का चांस बहुत ज्यादा है, यानी इसका खत्म होने का चांस ज्यादा है। ये कोई बोलने वाला बात नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। जो वर्ल्ड वाइड किसी एक से दो ही जगह में मिले, ऊपर से वर्ल्ड वाइड संख्या भी कम हो, तो उसका एक्सटिंक्शन का यानी विलुप्त होने का चांस ज्यादा है। अब देखिए, रीजन ऑफ फॉर्मेशन कॉन्टिनेंटल सेपरेशन, इसका जो रीजन ऑफ फॉर्मेशन बोल है वो है आपका कॉन्टिनेंटल सेपरेशन, यानी ऐसा स्पीसीज बना कैसे, एंडेमिक स्पीसीज हुआ कैसे। ये भी कभी नॉर्मल स्पीसीज हुआ करते थे। ये जो भी एंडेमिक स्पीसीज हम लोग समझ रहे हैं, जो दुनिया में बहुत ही कम है, पार्टिकुलर इलाका में मिलेगा, एक्सटिंक्शन खत्म होने का चांस ज्यादा है, ये आप जान रहे हैं। अगर नंबर कम है, किसी एक ही स्पेसिफिक जगह में मिलेगा, उस जगह का जैसे ही क्लाइमेटिक कंडीशन बदलेगा, वो दूसरे जगह में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे इंसान हर एक जगह में पाया जाता है, अगर अफ्रीका का क्लाइमेट अचानक बदल जाए तो अफ्रीका का इंसान जो है उसको हानि हो सकता है, वो वहां का पॉपुलेशन डाउन हो सकता है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड इंसान जिंदा रहेगा। लेकिन मैं अगर बात करूं कंगारू का, आपको पता है कंगारू ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। अगर मैं बोलूं ऑस्ट्रेलिया में क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ ऐसा हो गया, वहां का मौसम कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया कि वहां कंगारुओं का रहना मुश्किल हो गया, कंगारू को खत्म होना पड़ेगा, उसके पास कोई चांस नहीं है, क्योंकि दुनिया में हर एक जगह में कंगारू नहीं है। और अगर ऑस्ट्रेलिया से कंगारू खत्म, मतलब इस धरती से कंगारू खत्म। तो ये जो स्पीसीज है एंडेमिक स्पीसीज, ये पार्टिकुलर इलाका में ही मिल रहा है और ऑल ओवर द वर्ल्ड संख्या में भी बहुत कम है, नंबर में भी बहुत कम है। तब खुद जानते हैं उसका विलुप्त होने का, उसका एक्सटिंक्ट होने का चांस बहुत ज्यादा है। अब ये ऐसा स्पीसीज कैसे हुआ, ये नॉर्मल स्पीसीज से एंडेमिक स्पीसीज कैसे बन गया, इसके लिए जो रीजन बताया जाता है वो है कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। आपको पता है अभी से 20 से 30 करोड़ साल पहले हमारा जो पृथ्वी का स्ट्रक्चर था, नक्शा था, कुछ ऐसा था, यानी पानी पानी अलग और जो लैंड मास था वो अलग था। लैंड मास एक ही लैंड में था, यानी सिंगल कॉन्टिनेंटल था। हमारा अर्थ कुछ ऐसा दिखता था, ये पूरा लैंड मास कुछ इस टाइप से था। इसको हम लोग बोलते हैं पेंजिया। क्या बोलते हैं? पेंजिया। ये बहुत पहले की बात है, कुछ ऐसा हुआ करता था। फिर धीरे धीरे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, यानी कॉन्टिनेंट सेपरेट्स हुआ और कुछ ऐसे हो गया। आपको पता है आज हमारे पास कॉन्टिनेंट है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है और भी बहुत सारा कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, और वो सब कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है। लेकिन बात यह है कि इस तरीके से जैसे ही इस तरीके में आया, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, मानिए यहां पर रहता था कंगारू, कंगारुओं का झुंड, मैक्सिमम कंगारू इस इलाका में रहता था। जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, ये यहां से अलग हो गया, यहां से अलग हो गया, इससे बन गया ऑस्ट्रेलिया। अब ये सिर्फ यहां से ये माइग्रेट होकर चल फिर सकते, इधर उधर जा सकता था, कभी जरूरत पड़ता इधर आता है उधर जाता, मैक्सिमम नंबर इधर रह गया। जैसे वो अलग हो गया, कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में चला गया। अब ऑस्ट्रेलिया में चला गया, अब हुआ क्या, इस इलाका में, ये सब इलाका में कंगारू नहीं आया तो उसका हैबिटेट, रहने का आदत, उसका कैरेक्टर्स धीरे धीरे अडॉप्टेड हो गया। ऑस्ट्रेलिया का मौसम के हिसाब से वो अपने आप को ढाल लिया, यानी कंगारू हजारों साल से वहां रह रहे हैं और रह के कंगारू का व्यवहार कुछ ऐसा हो गया कि अब कंगारू ऑस्ट्रेलिया में ही उसको अच्छा लगने लगा, वहां का मौसम उसको भा गया। अब और सब दुनिया में वो नहीं मिल रहा है, और ले जाके हम उसको उस तरीके के हिसाब से रख भी नहीं सकते जितना मजा उसको ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है। तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में, ये मैं एक एग्जांपल लिया सिर्फ कंगारू का, बट कुछ और भी है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण ऐसा हुआ, इसी हिसाब से एंडेमिक स्पीसीज अलग अलग जगह में रह गया और उसी जगह के हिसाब से अडॉप्ट हो गया, और आज वो हर जगह नहीं रह पा रहे हैं, ये उसका मजबूरी हो गया है, वो एक ही जगह में मिल रहा है। इसका कुछ एग्जांपल, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है। कंगारू सिर्फ कहां मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में।
बात अगर करें कीवी, ये कीवी वो फल नहीं जो आप डेंगू में खाते हैं, ये कीवी एक पक्षी है, आपको शायद पता है। ये इंग्लैंड में मिल रहा है, ये कीवी हर जगह नहीं मिल रहा है। ये कीवी कहां मिल रहा है? इंग्लैंड में। अब देखिए इसका भी कुछ ऐसे ही हुआ था, ये भी कीवी इस तरफ रह गया, इंग्लैंड में ही रह गया। इसी तरह मेटासेक्वा, एक प्लांट का नाम है मेटासेक्विया, ये चाइना के वैलीज में मिलते हैं, यानी जे रहा और जे और इस ये वैली सब में मेटासेक्विया मिलता है। वो भी हर एक देश का वैली में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ चाइना के वैली में ही ये प्लांट एग्जिस्ट करते हैं। अगर वहां से खत्म, दुनिया से खत्म। ये सारे के सारे एंडेमिक स्पीसीज है, आपको याद रखना है। अब अगर बात करें कीस्टोन स्पीसीज, ये नाम सुना सुना लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है बोलने में और आपको भी सुनने में अच्छा लग रहा है। कीस्टोन, शायद हमारा चैनल भी कुछ इसी से रिलेटेड है क्या? यही नाम तो नहीं है? स्पेलिंग देखिए। ये कीस्टोन स्पीसीज, ये कौन सा स्पीसीज है? सर एंडेमिक स्पीसीज का कैरेक्टर हम समझ चुके हैं। एंडेमिक स्पीसीज पार्टिकुलर एरिया में मिलेगा, नंबर वर्ल्ड वाइड कम होगा, एक्सटिंक्शन का चांस सबसे ज्यादा होगा। एक एग्जांपल है कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया, कीवी मिल रहा है इंग्लैंड में, मेटासेक्वा चाइना का वैली में मिल रहा है। इसी प्रकार एक स्पीसीज है कीस्टोन स्पीसीज, इसका भी कुछ कैरेक्टर्स है, इसका भी कुछ देखते हैं ये कौन सा स्पीसीज है और किस किस स्पीसीज को कीस्टोन स्पीसीज कहा जाता है। सबसे पहले कीस्टोन स्पीसीज के बारे में बताया जाता है कि नंबर में बहुत कम होता है, ये नंबर में बहुत कम होगा, यानी इकोसिस्टम में ऑल ओवर देखा जाए तो इसका संख्या बहुत कम होगा। ऑल ओवर इकोसिस्टम इसका नंबर बहुत ही कम रहेगा। और क्या होगा? इसका बायोमास भी कम होगा। अब ये बायोमास क्या है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको थोड़ा डिटेल से लूंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा, बस अभी याद रखिए। बायोमास कम, बायोमास अगर अभी के लिए याद रखना है तो आप याद कर सकते हैं वेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो उसका बायोमास है, इतना याद रख सकते हैं। आगे फिर ड्राई वेट, उसके बाद और उसके साथ एक और फ्रेश वेट आता है, दोनों आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो ये वो स्पीसीज है जिसका संख्या बहुत कम है, बायोमास कम है, इन्फ्लुएंस मैक्सिमम है, यानी नंबर में भी कम, बायोमास में भी कम, लेकिन इकोसिस्टम का एक अहम रोल प्ले करता है। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर को रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए इसका बेहद जरूरत है। सोचिए इकोसिस्टम में ये बहुत कम है, इकोसिस्टम इसका बायोमास कम है, लेकिन इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए इसका अहम रोल है, इसका इंपॉर्टेंट रोल है, इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, असर बहुत ज्यादा है। अब देखते हैं ऐसा कौन सा ऐसा स्पीसीज है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। फिग ट्री, अंजीर ट्री, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अगर मैं बात करूं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की, आपको पता है ये मैंने ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बना दिया। बच्चों आप हंस रहे होंगे, बट कोई बात नहीं, आपको मानना पड़ेगा। यार मैथ में बहुत मानते हैं, यहां मानने में क्या प्रॉब्लम है? ये हमारे लिए आज फॉरेस्ट बन गया, ये 4 ट्री का एक फॉरेस्ट है, ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है। मैं अगर बात करूं ये लास्ट वाला पेड़, 4th प्लांट को मैं अंजीर बोल दूं, मैं बोल दूं ये अंजीर का पेड़ है। जब समर का मौसम आया सारा लीव्स फॉल डाउन हो गया, यानी सब के सब प्लांट्स अपने अपने पत्ते को नीचे गिरा देते हैं, सब के सब पत्ते गिर गए, हर्बिवोर्स परेशान हो गया। अब हर्बिवोर्स क्या खाएगा? आपको पता है हर्बिवोर्स वो एनिमल्स को बोला जाता है जो प्लांट्स या फिर प्लांट्स का ही प्रोडक्ट खाएगा। यानी हर्बिवोर जैसे काऊ हो गया, डियर हो गया, जिराफ हो गया, एलिफेंट्स हो गए, ये सब के सब परेशान हो गए। ये क्या खाएंगे? समर में सारा पत्ता गिर गया। आपको पता है अगर हर्बिवोर्स खत्म हो गया, कार्निवोर्स भी खत्म हो गया, ऐसे करते करते पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। हर्बिवोर्स को चिंता था, जब सब पत्ते एक साथ गिर गए हमें कौन बचाएगा? इतना में अंजीर देख रहा है, अंजीर का प्लांट का लीव्स फॉल डाउन नहीं हुआ है, यानी अंजीर ने अपना पेड़ से पत्ते को मेंटेन रखा, अंजीर का पत्ता नीचे नहीं गिरा। और ये सारा का सारा हर्बिवोर्स इसी में निर्भर हो गए। यानी ये हर्बिवोर्स है जो चिंता और टेंशन में थे कि सब पत्ता गिर गया ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का, अब हम क्या खा के जिंदा रहेंगे? अंजीर ने पनाह दिया। कब तक? जब तक फिर दोबारा इसमें पत्ते ना आ जाए तब तक हर्बिवोर्स इसमें खा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये भी अपना पत्ता गिरा देता, हर्बिवोर्स खत्म, हर्बिवोर्स खत्म, उसको खाने वाला कार्निवोर खत्म, कुल मिला के इकोसिस्टम ही खत्म हो जाता। इस इकोसिस्टम को बैलेंस किसने रखा? अंजीर ने।
तो क्या मैं अंजीर को कीस्टोन स्पीसीज कह दूं? ऑल ओवर नंबर कम, बायोमास भी कम, लेकिन इन्फ्लुएंस, इसका पावर, इसका ताकत बहुत ज्यादा है इकोसिस्टम में। अगर मैं यहां से ये सब एक आध पेड़ उखाड़ दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको अगर मैं हटा दूं, हर्बीवोर्स खत्म हो जाएगा। हर्बीवोर्स खत्म होगा तो कार्निवोर्स खत्म हो जाएगा, यानी वो हर्बीवोर्स को खाते हैं। ध्यान रहे बच्चों, इस अंजीर का मैं देखूं, प्लांट का नंबर कम, बायोमास कम, इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा, ये इकोसिस्टम को मेंटेन करता है। एक एग्जांपल और है, मैं अगर बात कहूं लायन इन फॉरेस्ट। लायन, आपको ऑलरेडी पता है एक जंगल में लायन का संख्या बहुत कम होता है, यानी लायन मिनिमम इन नंबर होता है, बायोमास भी कम होता है, यानी और सब एनिमल्स का बायोमास और लायन का बायोमास अगर देखा जाए तो ऑल ओवर बायोमास लायन का कम है। अब बायोमास फिर अच्छे से समझाएंगे, यानी अगर उस पार्टिकुलर इकोसिस्टम का मैं लायंस को काउंट करूं और मैं एलिफेंट्स को काउंट करूं तो लायन का नंबर कम होगा, एलिफेंट्स का नंबर ज्यादा होगा। मैं अगर सब लायंस का वेट देखूं, एलिफेंट्स का वेट देखूं, ऑल ओवर वेट यानी बायोमास लायंस का कम होगा। वेट कम, नंबर कम, ये दोनों सेटिस्फाइड हो गया। और बोल रहे इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा, कैसे ज्यादा? मैं थोड़ा देख रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ देखिए। ये हमारा लायन है, ये क्या है बच्चों? लायन है। ये लायन है, ये काव, रैबिट और डियर, इन सब को खा रहा है। बैफलो भी है और भी कुछ है, बट मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं। ये लायन काव को खा रहा है, यही लायन रैबिट को खा रहा है, और यही लायन डियर को भी खा रहा है। मैं अगर बात करूं, अगर ये लायन को गलती से भी कोई यहां से हटा दिया, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, क्या होगा? जैसे ही रिमूव करूंगा, काव का नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा, रैबिट का नंबर बहुत ज्यादा हो गया, डियर का नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जब हर्बीवोर्स का नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये हर्बीवोर्स क्या करते हैं? प्लांट्स में चरते हैं। ये प्लांट्स हो, ग्रास हो, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी करने वाले प्लांट्स को खा जाएंगे, यानी बहुत ज्यादा हर्बीवोर होगा, बहुत ज्यादा प्लांट्स का, ग्रास का यहाँ ग्रेजिंग हो जाएगा, चर जाएगा तो इकोसिस्टम ही खत्म हो जाएगा। यानी ये बैलेंस करके रखा है। ये काव जैसे बहुत ज्यादा होगा, काव को घटा दिया खा के, ये ऐसा भी हो सकता है, जैसे इसको हटाएंगे इनका नंबर हद से ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इनके खाने वाला नहीं है, और जब हद से ज्यादा इनका नंबर बढ़ेगा तो ये हद से ज्यादा प्लांट्स को चरेंगे। बहुत ज्यादा जब प्लांट्स, पेड़ पौधा वहां खाया जाएगा तो पेड़ पौधा खत्म हो जाएगा। कंपटीशन के कारण ये भी खत्म हो जाएंगे। जब बहुत ज्यादा इनमें लड़ाई झगड़ा होगा खाने को लेकर, प्लांट्स को लेकर, फिर ये भी खत्म हो जाएंगे, ये भी खत्म हुआ, कुल मिला के कहीं ना कहीं हमारा इकोसिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ध्यान रहे बच्चों, ये नंबर में कम है, बायोमास में कम है, लेकिन 2-4 हिरन को हटा देने से प्रॉब्लम नहीं है, 2-4 एलिफेंट्स को हटा देने से प्रॉब्लम नहीं है, 2-4 काव को हटाने से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बात करूं मैं लायन को हटा दे, फिर पूरा इकोसिस्टम ही खत्म हो जाएगा। अब देखिए एक और एग्जांपल है कंगारू रैट इन डिजर्ट। इन्होंने फॉरेस्ट को मेंटेन करके रखा, इन्होंने ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को मेंटेन करके रखा, और ये कंगारू रैट डिजर्ट इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखता है। डिजर्ट भी एक इकोसिस्टम है, वहां भी कैक्टस का प्लांट्स मिलता है, उसका भी एक अलग ही नजारा है, वहां भी एक अपना एक इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। यानी डिजर्ट खुद में एक इकोसिस्टम है। अगर डिजर्ट ग्रासलैंड बन जाए फिर वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो जाएगा, अगर डिजर्ट फॉरेस्ट बन जाए वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं आज डिजर्ट को डिजर्ट इकोसिस्टम किसने रखा है, उसमें सबसे पहले नाम आता है कंगारू रैट। मैं बात करूं, ये जो नन्हा मुन्हा सा आप देख रहे हैं, ये एक कंगारू रैट है, जो भी बना, बट आपको मानना पड़ेगा। ये कौन सा रैट है? कंगारू रैट, और ये हमारा डिजर्ट है। डिजर्ट के बगल में एक जंगल है, जंगल में जैसे ही हवा का झोंका आया, वहां से एक सीड आके यहां गिर गया, सीड, बीज, एक सीड आके यहां पर गिर गया। वो सीड यहां जर्मिनेट हो सकता है, यानी वो सीड, जब ढेर सारा सीड आएगा, वो सीड धीरे धीरे यहां बड़ा होगा, और ये डिजर्ट धीरे धीरे जंगल बन जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन मैं आज इकोलॉजी पढ़ा रहा हूं,
और आपको समझा रहा हूं, मुझे इस इकोसिस्टम को मेंटेन रखना है, डिजर्ट को आज डिजर्ट ही रखना है। बहुत सारा सीड आया, बहुत सारा सीड जर्मिनेट होगा, बहुत सारा चीज का वहां ग्रोथ होगा, धीरे धीरे वो डिजर्ट से धीरे धीरे बहुत सारा पेड़ आने के वजह से वो आपका एक डिजर्ट फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हमको इसको फॉरेस्ट नहीं बनाना है। होगा क्या, इसी काम को रोकता कौन है? कंगारू रैट। कोई भी सीड आया इसको खा जाता है। और आपको समझ में, सीड आया खा गया, सीड आया खा गया, सीड आया खा गया। अल्टीमेटली क्या हुआ, ये सीड को वहां ग्रो होने ही नहीं देंगे, और जब सीड ग्रो नहीं होगा तो डिजर्ट बन के ही रहेगा। तो डिजर्ट पूरा इकोसिस्टम को मेंटेन किसने रखा? ये ऑल ओवर नंबर भी बोले कम, बायोमास कम, बहुत सारा चीज और होता है। खजूर का पेड़ होता है, उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है, वहां कैक्टस होता है, ये बहुत कम मिलते हैं वहां। लेकिन हम रोल है इसका डिजर्ट को डिजर्ट बनाए रखना, जिसमें नंबर कम है, बायोमास कम है, इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा है, ये मेंटेन करके रखता है। इसीलिए डिजर्ट फिर डिजर्ट ही रहता है। बच्चों, अब आगे का चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आप लोगों को करना यह है, एक एक पॉइंट को नोट करना है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपका फ्रेंड्स को वीडियो भेजिए। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स है जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, जो चाहता है कि हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, और अब वो वक्त आ गया है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमारा जिम्मेदारी है। कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपका कमेंट का वेट कर रहा हूं, और आपको रिप्लाई का वेट करने नहीं दूंगा। मैं बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके, आपका हर एक क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। थैंक्स बच्चों, अभी के लिए इतना ही, इसको नोट कीजिए।